Good morning. Welcome to the next class of RCC. Today we'll start with LSM यानी लिमिट स्टेट ऑफ डिज़ाइन. ओके, सो अब तक हमने जो भी एनालिसिस करी थी वो हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में की थी. ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमारा इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था कि हम साथ जो इतनी भी डिज़ाइनिंग करेंगे उसमें हम सिर्फ स्ट्रेंथ क्राइटेरिया पर फोकस करेंगे कि अगर हमारा स्ट्रक्चर सेफ हो जा रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल हम M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट से डिज़ाइन करते थे, इसमें हम सिग्मा CBC की वैल्यू M20 के लिए 7 ले लेते थे, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 ले लेते थे डायरेक्ट. ठीक है, उसके बाद हम ये एज्यूम करते थे कि वो जो स्ट्रक्चर डिफ्लेक्शन कितना कर रहा है और उसमें क्रैकिंग और उसमें वाइब्रेशन जो हो रहे हैं उन सबको हम भूल जाते थे. हम बस ये ध्यान रखते थे कि हाँ ठीक है, कोई कोई मटीरियल जो 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर की स्ट्रेंथ को डिज़ाइन करने के लिए बना है, उसको जब हम यूज़ सिर्फ 7 के लिए कर रहे हैं तो वो बाकी सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगा ही करेगा. बट लिमिट स्टेट मेथड में क्या करते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड दो भागों में डिवाइड हो जाता है. एक लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी. लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अपना मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी को सेटिस्फाई करे, मतलब स्ट्रक्चर जो है अपनी मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी को बियर करे. और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या करता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी उसकी डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन और अदर जो लिमिट स्टेट्स होते हैं उसको चेक करता है. अगेन यहाँ पे हम WSM में हम सिर्फ 8 को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देते थे. यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इस्तेमाल करते थे. यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबको थोड़ा थोड़ा मजबूत करते हैं. मतलब हम जो लोड कैरिंग कैपेसिटी भी है वहाँ पे भी हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स लगाते हैं, डिफ्लेक्शन में भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स लगाते हैं, और क्रैकिंग और वाइब्रेशन, मतलब हम सारी चीज़ इंश्योर करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर विद इन लिमिट्स को एक्सीड ना करे. ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स. कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कंक्रीट का भी होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स स्टील का भी होता है. ये सेम वही डेफिनेशन है जो हमने WSM में पढ़ी थी. इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल. It is denoted by FCK in Newton per mm square. For M20 grade of concrete FCK 20 होगा. जो वहाँ पे हम M20 ग्रेड के कंक्रीट के लिए, पहली बात तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल M20 कंक्रीट के लिए अब हम FCK यूज़ करेंगे, ना कि सिग्मा CBC. ठीक है, जो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए वहाँ पे सिग्मा CBC 7 होता था. अब हमें वो सब कुछ नहीं याद करना है. अब यहाँ पे M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो FCK की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी. M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो FCK की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी. बस हमें डायरेक्ट जो वैल्यू है वही याद करनी है. सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, यहाँ पे क्या होता है, इट इज टेकन एज द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस और 0.2% प्रूफ स्ट्रेस. यहाँ पे भी वही है कि अगर हमारे पास Fe415 स्टील दी हुई है तो यहाँ पे हम किससे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील को Fy से डिनोट करते हैं. Fy याद रखिएगा, वहाँ पे किससे करते थे, वहाँ सिग्मा y से डिनोट करते थे, यहाँ पे Fy से डिनोट करते हैं. ठीक है, Fy है तो Fy की वैल्यू यहाँ पे 405 है. अगर Fe415 है तो Fy कितना हो जाएगा, Fy की वैल्यू हो जाएगी 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अगर माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील का मतलब होता है Fe250, तो यहाँ पे Fy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Fy की वैल्यू हो जाएगी 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर. फिर ठीक है, अब ये तो होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स. एक होता है डिज़ाइन वैल्यूज़. डिज़ाइन वैल्यूज़ मतलब हम किस वैल्यू पे डिज़ाइन करते हैं. एक होता है ये मटेरियल की खुद की स्ट्रेंथ, कि मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है. लेकिन हम डिज़ाइन क्या करते हैं, हम डिज़ाइन उससे थोड़ा कम करते हैं. क्यों कम करते हैं, क्योंकि हमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स इसमें इंक्लूड करते हैं ताकि कुछ और जो मिनिमम क्रैक्स या श्रिंकेज और क्रीप इन सबको काउंटर करने के लिए, और भी जो वर्कमैनशिप होती है उसको काउंटर करने के लिए हम कुछ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स मान के चलते हैं. किसी भी मटेरियल के लिए हम उसकी फुल स्ट्रेंथ नहीं एज्यूम करते. तो ये डिज़ाइन वैल्यूज़ होती हैं, ये थोड़ी कम वैल्यूज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल M20 ग्रेड के लिए उसकी कुछ डिज़ाइन वैल्यू कम होगी, क्योंकि 20 तो उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ना, जितना वो बियर कर सकता है. लेकिन डिज़ाइन हम उसके कम के लिए करेंगे, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो हम सेफ्टी के लिए हम उसमें डिज़ाइन करते हैं. तो स्टील के लिए जो ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है ये कितना होता है, 1.15 होता है. तो FD जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ हो जाएगी वो F अपॉन गामा एम हो जाएगी बेसिकली. तो यहाँ पे गामा एम की वैल्यू कितनी है, स्टील के लिए कितनी हो जाती है, 1.15, और कंक्रीट के लिए कितनी हो जाती है, 1.5. अगेन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर स्टील का कितना होता है, तो वो होता है 1.15, और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट कितना होता है, वो होता है 1.5. आगे बढ़ते हैं.
अब ये कुछ एजम्पशंस हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एजम्पशंस इन द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड फ्लेक्शन। जैसे हमने WSML एजम्पशंस पढ़े थे, वैसे ही अब हमको LSML एजम्पशंस याद करने हैं। और बेसिकली एजम्पशंस होते हैं कि ये चीज़ें हम मान के चल रहे हैं, उसके बाद हम डिज़ाइन कर रहे हैं। पहला एजम्पशन देखते हैं क्या है। प्लेन सेक्शंस नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन्स प्लेन्स आफ्टर बेंडिंग, दैट मीन द स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर। ठीक है, तो मतलब ये प्लेन सेक्शंस जो थे, ये भी LSM में भी WSM में भी सेम ही एजम्पशन था, सेम LSM में भी यही एजम्पशन है। इसको मैंने डिटेल में बताया था कि ये क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तो अगर, और बेंडिंग में जो प्लेन सेक्शन है वो बिफोर बेंडिंग भी प्लेन ही रहता है, आफ्टर बेंडिंग भी प्लेन ही रहता है। इससे हमको पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है जो हमारा स्ट्रेन डायग्राम है वो लीनियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस नेक्स्ट फिगर में देखें, ये एक बीम है जिसमें 3 सरिया पड़ी हैं AST, ये B विड्थ है, D डेप्थ है, ये इसका स्ट्रेन डायग्राम है। देख रहे हैं, स्ट्रेन डायग्राम है। स्ट्रेन डायग्राम प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन अपन आफ्टर बेंडिंग, यानी ये जो लाइन है वो क्या है, ये लीनियर है, पैराबोलिक कर्व नहीं है। ये बताता है स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर, मतलब लीनियर विद मैक्सिमम एट द टॉप, मिनिमम एट बॉटम, मैक्सिमम एट टॉप एंड बॉटम एंड मिनिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, दूसरा हमारा एजम्पशन क्या है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज 0.0035 इन बेंडिंग। तो ये हमारा एजम्पशन है कि जो आउटर मोस्ट कंप्रेशन साइड पे जो स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, 0.0035, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एजम्पशन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एजम्पशन क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट इज एज्यूम टू बी पैराबोलिक। ठीक है, यहाँ पे देख लिया, अगेन नोट करने वाला पॉइंट है, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट इज एज्यूम टू बी पैराबोलिक। जो पहले वहाँ पे क्या था, वहाँ पे लीनियर था। एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट क्या हो जाएगा, 0.65 FCK अपॉन 1.5, यानी 0.45 FCK। अब यहाँ पे कायदे से तो यहाँ पे FCK अपॉन 1.5 करना चाहिए था, क्योंकि FCK उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गई और 1.5 उसका कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल टर्म और इंक्लूड किया है, 0.67 FCK, यानी FCK को हमने फर्दर और डिज़ाइन किया है 0.67 FCK के। ये एडिशनल सेफ्टी इज एडेड टू काउंट फॉर द वर्कमैनशिप इन फील्ड। होता क्या है, जो कंक्रीट होता है और स्टील होता है, दोनों में फ़र्क होता है। कंक्रीट में फॉर एग्जांपल जैसे हमने 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया था, और स्टील में क्या लगाया था हमने, 1.15 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया था। तो हमने जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया था उसमें भी हमने देखा कि कंक्रीट में हमने ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया और स्टील में हमने कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज कंक्रीट जो होता है वो साइट पे बनता है, और उसे कौन बनाता है, उसे लेबर बनाते हैं। और स्टील कहाँ बनता है, स्टील बनता है इंडस्ट्रीज़ में, और उसे स्किल्ड लेबर मशीन्स बनाती हैं। ठीक है, तो स्टील जो होता है उसकी हम डेफिनेट जो स्ट्रेंथ होती है वो एज्यूम कर पाते हैं, वो नॉर्मल फिक्स रहती है क्योंकि वो इंडस्ट्री में बनता है। लेकिन जो कंक्रीट होता है वो साइट पे बनता है, साइट पे लेबर्स बनाते हैं उसको, कैसा एग्रीगेट है, कैसा हमारा वो है ना, सीमेंट है, कितने दिन रखा हुआ सीमेंट है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे सीमेंट हम जानते हैं कि अगर हम ज़्यादा दिन सीमेंट को रख देंगे तो उसकी जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो वीक होने लगती है, और अगर सीमेंट ने मॉइस्चर गेन कर लिया तब तो और भी ज़्यादा। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, इसलिए जो कंप्लीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसमें फर्दर एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी कह सकते हैं हम लगाते हैं 0.67 FCK, और ये आपके कोड में मेंशन है। इसलिए जो हमारी स्ट्रेंथ हो जाती है वो हम FCK को इज इक्वल टू 0.67 FCK डिवाइड बाई 1.5। आपको बेसिकली याद क्या रखना है कि अल्टीमेटली जो ये स्ट्रेस लेवल होता है जिसमें हम निकल के आता है वो होता है 0.45 FCK, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये 0.45 और यहाँ पे 0.446 भी लिखा हुआ है। तो टॉप मोस्ट पे जो 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 स्ट्रेस की वैल्यू है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू हम एज्यूम करते हैं वो 0.45 FCK है। यहाँ पे 0.446 लिखा है, आप 0.45 मान के चलिए। ठीक है, मतलब 0.5 याद कर लीजिए। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इन नोट, मतलब अगेन यहाँ पे भी जैसे WSM में था कि द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है वो इग्नोर कर दी जाती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ, देखिए यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है, यानी यहाँ पे जो कंक्रीट है वो कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं बियर कर रहा है, ये हम मान के चलते हैं। और सारा का सारा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है या टेंसाइल फोर्स है वो कौन बियर करता है, वो स्टील बियर करता है, ये हम एज्यूम करते हैं। लास्ट हमारा है द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रीइंफोर्समेंट इन द सेक्शन एफ फेलियर shall not be less than this value, Fy upon 1.15 ES plus 0.02। यहाँ पे Fy yield stress है, ES क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है, और प्लस 0.002। ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है जो हमें याद करना है।
ये भी अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम देख पा रहे हैं, अगर स्ट्रेन डायग्राम देखें तो इसमें कंप्रेशन फाइबर पे 0.0035 है और टेंशन फाइबर पे 0.87 FI/ES प्लस 0.002 होगा। ठीक है, इसी तरह 0.446 FCK उसके लिए है टॉप पे। और अगेन यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम। यहाँ पे टॉप फाइबर्स पे 0.45 FCK है, बॉटम फाइबर पे ये देख रहे हैं पैराबोलिक है इस तरह से, ये भी एजम्पशन है हमारा, यहाँ पे एजम्पशन था पैराबोलिक का। ठीक है, अब ये भी हमने देखा एजम्पशन से 0.0035 टॉप पे था और यहाँ पे जो स्ट्रेन वैल्यू है 0.87 FI/ES प्लस 0.002। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे हमने बताया ना CU का रिजल्टेंट फोर्स, ये स्ट्रेस डायग्राम है ना, स्ट्रेस इनटू एरिया कर देंगे तो फोर्स निकल के आएगा। तो ये फोर्स जो CU होता है, इसको मान लेते हैं CU और इसको मान लेते हैं TU, जो टेंसाइल फोर्स होता था। वहाँ पे भी हम याद कर रहे हैं, हम वहाँ पे भी कंप्रेसिव फोर्स निकालते थे, और टेंसाइल 1/2 BA XA सिग्मा CBC D-XA/3 एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आता था। तो वो क्या होता था, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि एक हमारा ये स्ट्रेस डायग्राम है जिसमें ये पोर्शन जो होता है वो स्ट्रेट होता है, उसके बाद जो होता है ये भी ये आपका जो पोर्शन होता है वो पैराबोलिक होता है, उसके बाद वाला जो पोर्शन होता है वो स्ट्रेट होता है हमारा। तो ये जो पोर्शन पैराबोलिक है वो कहाँ तक पैराबोलिक होता है, वो 4/7 XU तक पैराबोलिक होता है, और उसके बाद जो स्ट्रेट पोर्शन होता है वो 3/7 XU तक पैराबोलिक होता है। अगेन ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद करनी है, याद ना भी करिए तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डेरिवेशंस नहीं आता आपको, ये सिर्फ इस बेसिकली स्ट्रेस डायग्राम से जो रिजल्टेंट CU फोर्स निकल के आता है वो हमको याद करना होगा। और वो जो हम एक फॉर्मूला लिखते थे वो क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है 0.6 FCK B इंटू XU। ये क्या निकल के आता है, 0.36 FCK B इंटू XU। और इसका डिस्टेंस कितना होता है टॉप से, इसका डिस्टेंस होता है टॉप से 0.42 XU। बस हमें यही इसको बाय हार्ट कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है, वरना इसका डेरिवेशन भी होता है, इसका डेरिवेशन हम लिख देंगे। ये निकल के कहाँ से आता है, निकल से बिल्कुल इसी तरह से आता है कि ये स्ट्रेस डायग्राम है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक पैराबोलिक है, इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स निकल के आ जाएगा। तो ये फोर्स पहले तो लग कहाँ रहा है, ये फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू कितनी है, इस फोर्स की वैल्यू है 0.36 FCK B इंटू XU। ये लग कहाँ रहा है, 0.42 XU पे लग रहा है। ठीक है, ऊपर से। अगेन सिमिलरली जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है, टेंसाइल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, अगेन यहाँ तो बहुत ही आसान होता है, ये हम FI जानते हैं ना, FI होता है इसमें डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, इसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं डिवाइडेड 1.5 का 1.15 का। अगेन अगर 1/1.15 करें तो 0.87 FI हो जाता है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 0.87 FI इंटू एरिया ऑफ स्टील तो दिया हुआ है AST, तो इंटू AST टोटल टेंसाइल फोर्स, तो इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, 0.87 FI इंटू AST हो जाता है। ठीक है, तो 0.87 FI इंटू AST हो जाएगा आपका टोटल टेंसाइल फोर्स। अगेन ये लीवर आर्म कितना हो गया, आप ये लीवर आर्म बेसिकली लास्ट में भी हमने पढ़ा था कि कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच का डिस्टेंस होता है लीवर आर्म। ठीक है, तो लीवर आर्म कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है, ये टोटल डिस्टेंस होता है D, और ये ऊपर से डिस्टेंस कितना है 0.42 XU। तो लीवर आर्म कितना हो गया, D माइनस 0.42 XU। ठीक है, D माइनस 0.42 XU, ये हो गया हमारा। ये माउस से है इस वजह से ज़्यादा अच्छा लिख नहीं पा रहा है, लेकिन बता रहे हैं D माइनस 0.42 XU हो गया हमारा लीवर आर्म। ठीक है, तो अगर हम मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें, इसमें भी वही चीज़ होता है कि हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं और इसमें डिज़ाइन करते हैं। दो क्वेश्चंस बनते हैं LSM में भी कि हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं और डिज़ाइन करते हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए भी सेम वही प्रोसीजर होता है जो WSM के लिए यूज़ होता था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं दोनों को कि कौन छोटा है कौन बड़ा। अगर एक्स यहाँ पे हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को XA की जगह XU से नोट करते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को XU मैक्स बोल सकते हैं, XC बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इफ XA इज सेम वही चीज़ होता है, इफ XU इज लेस देन XC तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शंस कहलाते हैं,
if XU is equal to XC बैलेंस सेक्शंस, if XU is greater than XC over reinforced sections. सेम वही चीज़ है जो FWSM में यूज़ हो रही थी. फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग द सुटेबल फॉर्मूला. ठीक है, तो यही स्टेप्स हैं जिससे हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं. तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि जो टोटल टेंशन फोर्स होता है उसको हम इक्वेट कर देते हैं टोटल कंप्रेशन फोर्स से. तो टोटल कंप्रेशन फोर्स कितना था 0.36 FCK इंटू बी इंटू XU. ठीक है, इसको इक्वेट कर देते हैं कैसे 0.87 FI इंटू AST से इक्वेट कर देते हैं. तो टेंशन फोर्स क्या था, टेंशन फोर्स ये होता है 0.36 FCK इंटू बी XU को हम जब कंप्रेशन फोर्स को, ये हमारा था कंप्रेसिव फोर्स, इसको इक्वेट कर देंगे जब टेंसाइल फोर्स है 0.87 FI इंटू AST से, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा वो मतलब वहाँ से हम यहाँ पे XU है, यहाँ से हम XU निकाल लेंगे 0.87 FI AST 0.36 अपॉन 0.36 FCK B इंटू XU. यहाँ पे सारे अननोन्स हैं, यहाँ से इसको इस फॉर्मूला में रख के हम XU की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेते हैं. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे लिए होता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना. क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना. अब क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं. क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बेसिकली होता क्या है, तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मैंने बताया था ना, जो स्टील होता है और जो कंक्रीट होता है वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे अब्जॉर्ब हो रहा होता है. तो मैक्सिमम पोटेंशियल पे अब्जॉर्ब हो रहा होता है मतलब जो स्ट्रेन डायग्राम होता है, जो हमने यहाँ पे स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा था ना, ये जो स्ट्रेन डायग्राम होता है कि मतलब कंक्रीट में भी अपना मैक्सिमम स्ट्रेन है 0.0035 का और स्टील में भी उसका मैक्सिमम स्ट्रेन है 0.87 FI/ES प्लस 0.002 का. मतलब ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि 0.0035 कंक्रीट में भी हो रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, और 0.87 FI/ES प्लस 0.002 स्टील में भी स्ट्रेन आ रहा है. तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पे जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं. अब ये XC निकालते कैसे हैं, ये सिमिलर ट्रायंगल से निकाल देते हैं. सिंपल, ये टॉप की वैल्यू क्या है XU 0.035 है, ये बॉटम की वैल्यू 0.87 FI/ES प्लस 0.02 है. ये XU मैक्स मान लेते हैं, हम लेते हैं, मान लीजिए इसको मान लेते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या XU मैक्स, और बचा हुआ क्या पोर्शन हो जाएगा D माइनस, ये टोटल है D, तो D माइनस XU मैक्स. अब हम सिमिलर ट्रायंगल्स निकालना तो जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल में थे 0.0035 अपॉन XU मैक्स इज इक्वल टू 0.87 FI/ES प्लस 0.002 डिवाइडेड बाय D माइनस XU मैक्स. जो सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला होता था कि दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड अपॉन दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड. इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है XU मैक्स बाय D इज इक्वल टू सम पर्टिकुलर दिस वैल्यू. ये वैल्यू जो है, इस वैल्यू में FI भी एक कांस्टेंट है जो कि हमारी ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है, और ES भी क्या है, ES है, ये ES यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ये भी अगेन एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हमारे स्टील पे डिपेंड करता है. तो ये जो हमारा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, ये बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, ये बेसिकली इफेक्टिव डेप्थ पे डिपेंड करता है D, और जो हमारा ग्रेड ऑफ स्टील है उस पे डिपेंड करता है. तो इस पे हम इतना लंबा फॉर्मूला याद नहीं करते, बेसिकली हम एक टेबल बना लेते हैं कि टेबल में क्या करते हैं, बेस्ड ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील हम याद कर लेते हैं कि XU मैक्स बाय D का रेशियो कितना होगा. तो फॉर एग्जांपल Fe माइल्ड स्टील है, तो माइल्ड स्टील में FI होता है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो यहाँ पे FI 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर रखेंगे. ES की वैल्यू तो पता ही है, ES की वैल्यू 2 न्यूटन पर 5 होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो वो सॉरी ES के लिए 2 न्यूटन पर 5 होती है, मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यूनिटलेस होता है. तो उसके बाद यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये फिगर आती है, सॉल्व आती है 0.53 में. ठीक है, सिमिलरली अगर Fe 415 है तो ये सॉल्व हो के आता है 0.48 में, और Fe 500 है तो ये सॉल्व हो के आता है 0.46 में. तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम बेसिकली सिर्फ इन तीनों फॉर्मूलों को याद कर लेते हैं और इससे हम XU मैक्स निकाल लेते हैं कि XU मैक्स हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर Fe 415 है तो XU मैक्स कितना हो जाएगा, XU मैक्स हो जाएगा 0.48 D. ठीक है, डायरेक्ट हम निकाल लेंगे 0.48 D, यानी XU मैक्स बाय D कितना हो जाएगा 0.48, तो XU मैक्स कितना हो जाएगा 0.48 D, सिंपल. ठीक है, सो यहाँ से हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डायरेक्टली निकाल लेते हैं. हमें ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें को बस कुछ फिगर्स याद करनी होंगी. वो फिगर्स ये हैं, माइल्ड स्टील के लिए 0.53 कुछ नंबर्स, Fe 5 के लिए 0.48, Fe 500 के लिए 0.46. ठीक है,
तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए अगेन ये एक बीम है, इसकी ब्रेड्थ है b, इसकी डेप्थ है d, ठीक है। ये 0.45 इसका कंप्रेसिव पे स्ट्रेस है, डायग्राम है। अगेन कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू हमें याद करनी है। कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू कितनी हो रही है 0.36 FCK B इंटू XU। ये सेम है जैसे हाफ सिग्मा CBC B इंटू XU वाला जो फॉर्मूला था WSM में, सेम यहाँ पे अब ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया है 1.36 FCK B इंटू XU। और ये जो टेंशन वाला था सिग्मा वाई इंटू AST वो अब बदल गया है 0.87 FI इंटू AST के। यहाँ पे लीवर आर्म कितना है, लीवर आर्म है D माइनस 0.42 XU। बस ये तीन चीज़ें याद रखनी है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, सेम वही, कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म, ठीक है। तो अगर कंप्रेसिव फोर्स के लिए क्या देखें, तो कंप्रेसिव फोर्स कितना है 0.36 FCK B इंटू XU है, और लीवर आर्म कितना है D माइनस 0.42 XU। तो टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0.36 FCK B इंटू XU इंटू लीवर आर्म, यानी D माइनस 0.42 XU, ठीक है। ये फॉर्मुलेज भी आपके कोड में दिए हुए हैं IS 456 में, तो आप इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह टेंसाइल फोर्स के लिए क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.87 FI इंटू AST, ये तो हो गया हमारा फोर्स, इंटू लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU। ये लीवर आर्म वहाँ पे सेम है जैसे D माइनस XA/3 वहाँ पे होता था, वैसे यहाँ पे D माइनस 0.42 XU होता है। बस ये चीज़ें हैं जो याद करनी है। ये अगेन ये फॉर्मुलेज भी आपके कोड में दिए होंगे, तो ये भी आपको याद नहीं करे होंगे, थोड़े बहुत मॉडिफाइड फॉर्म में दिए होंगे, लेकिन सिमिलर फॉर्म में आपको मिल जाएंगे फॉर्मुलेज, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अंडर अब कैसे बनता था, सेम वही चीज़, अंडर रेनफोर्स केस इफ XU इज लेस देन XU मैक्स देन इट इज़ एन अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अगर XU छोटा है हमारा XU मैक्स से तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा। और हम जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे उसमें XU को XU वैल्यू ले लेंगे, यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम XU साइड से निकाल देंगे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपके उसमें आ रहा होगा कि सर अगर अंडर रेनफोर्स केस होगा तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। जैसे हम अंडर रेनफोर्स केस में लास्ट टाइम पे क्या करते थे, हम टेंशन साइड से रेनफोर्समेंट टेंशन साइड वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे। LSM में ऐसा कुछ नहीं होता। LSM में तुम किसी से भी फॉर्मूला लगाओ, चाहे टेंशन साइड वाला फॉर्मूला लगाओ चाहे कंप्रेशन साइड वाला फॉर्मूला लगाओ, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। तो LSM ने ये लिबर्टी दे रखी है कि दोनों तरफ से भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा। WSM में ऐसा नहीं होता था। तो अंडर रेनफोर्स के में अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन है XU, बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अंडर रेनफोर्स केस है तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, हमें XU लेना है ना कि XU मैक्स। बस हमें इतना ध्यान रखना है, बाकी किसी भी साइड से आप फॉर्मूला लगाइए आंसर हमारा सेम आएगा। तो जैसे इफ XU इज लेस देन XU मैक्स देन इट इज़ एन अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में हम किसी भी साइड से फॉर्मूला लगा सकते हैं, कंप्रेशन साइड से और टेंशन साइड से, हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। फॉर बैलेंस केस के लिए XU बराबर होता है XU मैक्स के। तो अगेन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम XU को नहीं यूज़ करेंगे, XU को भी यूज़ कर सकते हैं, बराबर ही है, XU मैक्स को यूज़ करना है। और अगेन हम फॉर्मूला कोई भी लगाएं, चाहे टेंशन साइड से लगाएं चाहे कंप्रेशन साइड से लगाएं, हमारा आंसर जो होगा वो सेम आएगा, यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम किसी भी एक साइड से निकाल सकते हैं। फॉर ओवर रेनफोर्स सेक्शन, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है जो कि WSM से, जो हमारा IS 456 है वो नहीं अलाउ करता हमें सेक्शंस को ओवर रेनफोर्स डिज़ाइन करना, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो हमारा IS 456 है वो हमें ओवर रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन करने की लिमिट नहीं देता, क्योंकि उसकी डक्टिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है ओवर रेनफोर्स सेक्शन की, ब्रिटल नेचर ऑफ फेलियर होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन नहीं डिज़ाइन करते, तो हम क्या करते हैं जो XU होता है उसको लिमिट कर देते हैं XU मैक्स तक। ओवर रेनफोर्स सेक्शन कब होते हैं, जब XU की वैल्यू XU मैक्स हो जाएगी, XU मैक्स से ज़्यादा हो जाएगी, यानी सपोज XU वो हमारा 420 हो जाएगा लेकिन XU मैक्स कितना 360 है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इस ऐसे केस में हमें जो क्वेश्चन करना है वो XU मैक्स तक ही करना है, मतलब बैलेंस वाला फॉर्मूला लगाकर ही जो बैलेंस के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा था वही रखना है, यानी हमें बढ़ी हुई XU की वैल्यू नहीं लेनी है और हमें बैलेंस रेनफोर्समेंट तक ही डिज़ाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका XU आया 420 और आपने XU मैक्स निकाला, XU मैक्स आया 360, तो हमारा सेक्शन कैसा बन गया, हमारा सेक्शन बन गया ओवर रेनफोर्स सेक्शन। बट यहाँ पे हमें क्या रखना है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन बन तो गया, लेकिन हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो जो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें XU मैक्स नहीं पुट करेंगे, उसमें हम क्या पुट करेंगे, वो सॉरी उसमें XU नहीं पुट करेंगे बढ़ी हुई वैल्यू, उसमें हम क्या पुट करेंगे, उसमें XU मैक्स पुट करेंगे, यानी हम बैलेंस से सेक्शन केस के लिए फॉर्मूला लगा के आंसर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का निकाल देंगे, ना कि XU रखिए, क्योंकि XU की तो बड़ी वैल्यू है। तो जो LSM में है वो जो डिफरेंस है LSM में वो यही है कि जो ओवर रेनफोर्स सेक्शन है उसके लिए हम डिज़ाइन नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो न्यूमेरिकल्स में भी रिफ्लेक्ट होगा और न्यूमेरिकल्स में भी मैं बताऊंगा आपको,
ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल छोटा सा कर लेते हैं, उससे आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो। नेम, determine the moment of resistance of a beam of dimension 250 क्रॉस 350 mm, ठीक है। द एरिया ऑफ स्टील कंसिस्ट ऑफ 3 bars of 12 mm diameter placed at a distance of 40 mm. The bottom of the beam placed at a distance of 40 mm the bottom of the beam. Use M20 concrete and Fe415 steel. ठीक है, तो एक हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, एक बीम है, उसका डायमेंशन है, एक बीम है इस तरह की, है ना। तो उसमें क्या है, 250 mm उसकी विड्थ है और 350 mm उसकी डेप्थ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 3 सरिया लगी हुई हैं, 3 सरिया लगी हुई हैं यहाँ पे, 3 बार्स ऑफ 12 mm डायमीटर, ठीक है। और इसका क्लियर कवर कितना है, नीचे से इसका क्लियर कवर है 40 mm का क्लियर कवर है, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है और Fe415 स्टील है। हमें क्या निकालना है, हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो बी दिया हुआ है 250 mm, डी दिया हुआ है। अब यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ कितनी हो जाएगी, इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी, कैपिटल टोटल डेप्थ कितनी है 350 माइनस 40 mm का कवर, तो इफेक्टिव डेप्थ कितनी हो जाएगी 310 mm हो जाएगी। AST एरिया ऑफ स्टील है, एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहाँ दिया हुआ है एरिया ऑफ स्टील, 3 bars of 12 mm डायमीटर, तो 3 bars of 12 mm डायमीटर 3 इंटू पाई बाई 4 इंटू 12 स्क्वायर करेंगे, आता है हमारा 329 mm स्क्वायर। FCK M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, तो FCK की वैल्यू 20 हो गई और Fe415 की वैल्यू कितनी होगी 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फॉर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, अगेन हम क्या करते थे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस के लिए, तो टेंशन फोर्स को इक्वेट करते थे कंप्रेसिव फोर्स से, यानी XU का ये फॉर्मूला होता था 0.87 Fi AST अपॉन 0.36 FCK इंटू B। अब यहाँ पे 0.87 है तो 87 तो लिखेंगे, Fi 415 है तो 415, AST 339 है तो 339 अपॉन FCK 0.36 तो 0.36, FCK यहाँ पे कितना है, ग्रेड ऑफ 20 है तो 20, और B कितना है 350 है, तो B 250 है तो यहाँ पे 250 ले लेंगे जो B की वैल्यू है। तो यहाँ से जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस है वो कितनी निकल के आ रही है, वो आ रही है 68 mm, ठीक है। ये फॉर्मूला रखेंगे, इसमें हम सॉल्व करेंगे, तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस कितनी निकल के आ रही है 68 mm, ठीक है। तो ये हमारा काम खत्म हो गया यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस निकालना, यानी XU मैक्स। अब क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस कैसे निकालेंगे, सिंपल है, XU मैक्स इक्वल टू या XU मैक्स बाई D इज इक्वल टू Fe415 के लिए क्या होता है 0.48 D। अगर हम अगर थोड़ा सा रिपीट कर लें, यहाँ पे कहाँ हमने जहाँ पढ़ा था कि अगर Fe415 है तो XU मैक्स बाई D का रेशियो कितना होता है 0.48, ठीक है। यहाँ पे XU मैक्स बाई D का रेशियो Fe415 के लिए 0.48 होता है, तो डायरेक्टली हमने XU मैक्स कैसे निकाला 0.48 इंटू डी, तो 0.48 इंटू डी कितना है, डी है इफेक्टिव डेप्थ 310, तो यहाँ से जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस आ रही है वो कितनी आ रही है 148.8 mm। देखिए हमको बड़ा फॉर्मूला नहीं याद लगाना पड़ा, हमको खाली एक वैल्यू याद करनी है 0.48 डी, और ज़्यादातर स्टील पे ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 या Fe250 होता है, तो हमें 2 वैल्यूज याद करनी है 0.48 और 0.53, ठीक है। तो उस पे होता है वो हम उस टेबल से याद कर लेंगे, तो 0.48 इंटू 310 148 आ गया। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कैसा सेक्शन हमारी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस है 68, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस है 148, तो क्या है हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। सपोज हमने टेंशन साइड वाला फॉर्मूला लगाया तो 0.87 Fi AST D माइनस 0.42 XU, ये हमारा टेंशन साइड का फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का। यहाँ पे 0.87 तो वही है Fi 415 क्योंकि वो है, AST हमारा 339 था 339 इंटू डी कितना है 310 इफेक्टिव डेप्थ है माइनस 0.42 इंटू XU कितना हो गया, XU है 68, तो ये हमारा आ गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे, ये जो आंसर आएगा हमारा वो न्यूटन mm में आएगा, इसको किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 34.47 किलो न्यूटन मीटर, तो ये कर लेते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, और इसका आंसर कितना आ रहा है 34.47 किलो न्यूटन मीटर। इस क्वेश्चन को करके देखिए तभी समझ में आएगा, अभी हमने उसको बता भी दिया है। इस क्वेश्चन को करके देखिए, फर्दर क्लासेस में हम एक ओवर रेनफोर्स और बैलेंस के क्वेश्चन करके दिखाएंगे या DHA की तरह दे देंगे, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।